हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको कराया था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर और उसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी। तो आज हम करेंगे हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वे रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से होती हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 8.2 है। पेज नंबर है आपकी बुक में, आप बुक खोल सकते हैं, 81 पेज है। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। आपको इसके अंदर क्या क्या चाहिए? एक बॉटल चाहिए और एक इसमें स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेंगे, उसको हम क्रम्पल कर लेंगे, उसको हम बिल्कुल बोल साइज का बना लेंगे, छोटा सा, लेकिन इट शुड बी स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। जो हमारे पास बॉटल है उससे, जो मुंह है बॉटल का मुंह, उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए पेपर का साइज। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट साइड। हम एम्प्टी बॉटल को साइड से पकड़ेंगे, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, दिखा रखा है। एंड प्लेस द बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। और हम बॉल को, जो हमारे पास बॉटल है, उसके नेक वाले पोर्शन में रखेंगे। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब हम इसके ऊपर फूंक मारेंगे, ब्लो करेंगे इसको, और बॉल को हम बॉटल के अंदर फोर्स करेंगे, डालेंगे। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर आपके पास अलग साइज की बॉटल है तो आप अलग अलग साइज की बॉटल्स में इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स। आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करेंगे कि क्या वे पेपर बॉल को ब्लॉ करके बॉटल के अंदर डाल सकते हैं। पहेली एंड भुज्जो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहेली और भुज्जो सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो पेपर बॉल को बॉटल के अंदर डालना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? अब हम करेंगे एक्टिविटी 8.3। तो आपको इसका आंसर मैं इकट्ठा दूंगी, क्योंकि अभी हम एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद मैं इनका सारों का आंसर इकट्ठा दूंगी। एक्टिविटी 8.3 करेंगे। ब्लो द बैलून्स। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। दो बैलून लेंगे हम जिनका साइज लगभग सेम है। प्योर ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। अब हम इनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ब्लो अप बोथ द बैलून्स। अब हम ऊपर की तरफ ब्लो अप करेंगे बैलून्स को। एंड टाई ईच अदर टू ए स्ट्रिंग। और दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध देंगे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। और इन दोनों बैलून्स को हमने टांगना है। इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 8 to 10 सेंटीमीटर। और हम किसी भी स्टिक से इन दोनों बैलून्स को टाई कर देंगे और हैंग करेंगे। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स। जो इन दोनों बैलून्स के बीच में स्पेस है वहां पे हम ब्लो करेंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या होगा? ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। तो हम ब्लोइंग के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। एक्टिविटी 8.4 करेंगे। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। एक हम पेपर स्ट्रिप लेंगे जिसकी लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर और विड्थ होगी 3 सेंटीमीटर। बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। तो हम इसको अपने थंब और जो फर्स्ट फिंगर होती है उसके बीच में पकड़ेंगे, आप फिगर में देख सकते हैं, और आप पेपर के ऊपर हम ब्लो करेंगे, ये आप देख सकते हैं फिगर में। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहेली सोचती है कि स्ट्रिप ऊपर की तरफ जाएगी। भुज्जो थिंक्स दैट स्ट्रिप विल बेंड डाउन। और भुज्जो सोचती है कि स्ट्रिप नीचे की तरफ जाएगी। अब देखेंगे कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। आप क्या सोचते हैं? दोनों अलग अलग सोचते हैं, पहेली और भुज्जो। एक सोचता है कि ऊपर की तरफ जाएगी, एक सोचता है कि नीचे की तरफ जाएगी। आप क्या सोचते हैं? Let us try to understand the observations in activities 8.2, 8.3 and 8.4। अब हमने जो एक्टिविटीज की हैं 8.2 में, 8.3 में और 8.4 में, हम इन एक्टिविटीज को अब ट्राई करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे।
were the observations along the lines you thought? Do you get the feeling that increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? तो क्या आपको फीलिंग आ रही है कि जो विंड स्पीड है, जो इंक्रीज्ड विंड स्पीड है, ये रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से होती है? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has high speed. जब हम किसी बॉटल के मुंह में ब्लो करते हैं, हवा करते हैं, तो जो माउथ के पास वाली जो हवा है उसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है। इससे क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और बॉटल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। तो एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। जब हम हवा करते हैं, हवा फेंकते हैं बॉटल के अंदर, कागज के टुकड़े को अंदर ट्राई करते हैं फेंकने की, अंदर पहुंचाने की ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, विंड स्पीड वहां पे ज्यादा होती है बॉटल के मुंह के पास, और जो अंदर जो है वहां पे क्या होगा, विंड स्पीड वहां पे कम है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और जो माउथ वाला पोर्शन है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो अंदर एयर का प्रेशर है वो बॉटल के अंदर जो हम कागज डाल रहे हैं उसको अंदर नहीं आने देता, वो उसको बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, इसीलिए हमें बॉल को, पेपर बॉल को बॉटल के मुंह से बॉटल के लास्ट तक सरकाना डिफिकल्ट लगता है। इसके बाद हमने की थी एक्टिविटी 8.3, व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स। जब हमने दो बैलून्स के बीच में ब्लू किया था, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वे एक दूसरे की तरफ आते हैं। हाउ कुड दिस हैपन, ऐसा कैसे होता है? दिस कुड हैपन इफ प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। ऐसा तभी होता है जब बैलून्स के बीच में एयर का प्रेशर कम हो जाता है। The pressure outside the balloons would push them toward each other। जब बैलून के बीच में प्रेशर कम हो जाएगा और उनके बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वे बैलून एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, एक्टिविटी 8.4, जब पेपर स्ट्रिप को हम ब्लू करते हैं तो ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ना कि नीचे की तरफ। This could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip। तो इसमें क्या होता है, जब हम पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लू करते हैं तो जो पेपर स्ट्रिप है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, हमारे माउथ के पास एयर का प्रेशर ज्यादा है और पेपर स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर कम है, तो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ जाएगी। We see that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure। तो अगर विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of the buildings? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होता है जब हाई स्पीड विंड्स चलती हैं और बिल्डिंग्स की जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं। If the roofs were weak, they could be lifted and blown away। अगर roofs weak होती हैं, कमजोर होती हैं छतें, तो वे उठ जाती हैं और वे उड़ जाती हैं। If you have any such experience, share it with your friends। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain, and how they can be destructive sometimes। तो अब हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि कैसे विंड प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वे रेन लाती हैं और कैसे कभी कभी वे विनाशकारी बन जाती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट मूविंग व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. तो एयर मूव करती है ऐसे रीजन से जहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, और कहां तक पे जाती है, ऐसे रीजन में जाती है जहां पे प्रेशर कम होता है. एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर. ग्रेटर द डिफरेंस फास्टर द एयर मूव्स. तो प्रेशर के अंदर जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही एयर फास्ट मूव करेगी. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन द नेचर. लेकिन प्रकृति के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है. इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व. क्या इसके अंदर टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जब एयर गर्म होती है तो ये फैलती है. टेक ए बॉइलिंग ट्यूब. हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे. तो ये बॉइलिंग ट्यूब ये दिखा रखी है साइड में. स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. हम ट्यूब की नेक पे एक बैलून फिट कर देंगे टाइटली बिल्कुल. यू कैन यूज ए टेप टू मेक इट टाइट. आप इसके लिए टेप भी लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल टाइट फिट हो जाए बैलून ट्यूब की नेक पे. प्योर सम हॉट वाटर इन ए बीकर. अब हम बीकर के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर. तो जो हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब है, बैलून लगा हुआ है उसके ऊपर, इसको हम हॉट वाटर के अंदर 2 या 3 मिनट के लिए रखेंगे और बैलून की शेप देखेंगे क्या इसके अंदर कोई चेंज आता है या नहीं आता. टेक द ट्यूब आउट. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. अब हम ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे. इसके बाद हम एक दूसरे बीकर में आइस कोल्ड वाटर लेंगे और अब हम उसी ट्यूब को जिसकी नेक पे हमने बैलून फिट कर रखा है उसको कोल्ड वाटर में रखेंगे 2-3 मिनट के लिए. और हम देखेंगे कि क्या बैलून की शेप में कोई चेंज आता है या नहीं आता. थिंक एंड ट्राई टू आंसर. तो आप फिगर देख सकते हैं जब हम इसको गर्म पानी में रखते हैं तो बैलून फूल जाता है, बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड. और अगर हम इसको आइस कोल्ड वाटर में रखते हैं तो बैलून डिफ्लेटेड हो जाता है, बैलून बिल्कुल पिचक जाता है. कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये रिजल्ट निकलता है कि एयर गर्म करने पर फैलती है. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. तो क्या आप बता सकते हैं कि जब बॉइलिंग ट्यूब को हम ठंडे पानी में रखते हैं तो एयर को क्या हो जाता है. एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. एयर को जब हम ठंडे पानी में रखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. जो अगली एक्टिविटी हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आप हॉट एयर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं. तो एक्टिविटी 8.6 करेंगे. टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ सेम साइज. हम 2 पेपर बैग लेंगे या पेपर कप्स लेंगे सेम साइज के. हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ ए मेटल और ए वुडन स्टिक. हम एक वुडन स्टिक लेंगे और इन दोनों पेपर बैग्स को उल्टा करके बांध लेंगे. टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. हम स्टिक के मिडल में एक थ्रेड लगाएंगे एंड होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन ए बैलेंस. और हम उस थ्रेड की हेल्प से उस स्टिक को पकड़ेंगे ताकि बिल्कुल ये दोनों
पेपर बैग्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहे। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स। अब हम एक जलती हुई कैंडल रखेंगे, जो ये दोनों बैग्स हैं इनमें से एक बैग के नीचे हम एक बर्निंग कैंडल रखेंगे। तो क्या होगा, क्या बैलेंस है, जो बैग्स का बैलेंस बना हुआ है, जो फर्स्ट फिगर में बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या वो बैलेंस बिगड़ जाएगा? Does this activity indicate that warm air rises up? क्या ये एक्टिविटी हमें दिखा रही है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, जो बैग है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। Does the disturbance of the balance suggest that warm air is lighter than the cold air? तो क्या हम अब कह सकते हैं जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है? आप इसकी सेकंड फिगर देख सकते हैं, जिस बैग के नीचे कैंडल रखी थी वो बैग ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो जो स्टिक का बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइट होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? क्या आप बता सकते हैं कि जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. तो हमें ये याद रखना जरूरी है यहाँ पे कि जब हम गर्म करते हैं तो एयर एक्सपैंड हो जाती है और वो ज्यादा स्पेस घेरती है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. जब कोई भी सेम चीज ज्यादा स्पेस लेगी तो वो हल्की हो जाती है। वार्म एयर इज therefore lighter than the cold air. इसलिए वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से हल्की होती है। यही रीजन है कि स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे गर्म हवा, किसी भी प्लेस पे जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड। वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रश इन टू फिल इट्स स्पेस। और आसपास से ठंडी हवाएं उस स्पेस को भरने के लिए दौड़ती हैं। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन द एयर। और इससे हवा के अंदर कन्वेक्शन सेट हो जाता है। आप इसको चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कन्वेक्शन को। Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. Wind currents generate क्यों होते हैं? ये अनइवन हीटिंग की वजह से होते हैं। अर्थ के ऊपर जो हीटिंग होती है सन की कारण जो हीटिंग होती है वो अनइवन होती है। कहाँ पे, कहीं पर तो ज्यादा हीटिंग होती है और कहीं पे बिल्कुल नाम मात्र हीटिंग होती है, जीरो हीटिंग होती है। तो हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? तो फर्स्ट है हमारी अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी द रीजन क्लोज टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके होंगे कि जो रीजन इक्वेटर पर होते हैं, आसपास होते हैं, वहां पे सूर्य की धूप ज्यादा गिरती है और यहाँ पे हवा गर्म होती है। जो गर्म हवा होती है वो क्या होगी? हल्की होती है। द वार्म एयर राइजेस। गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है। एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. तो गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो वहां पर ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? जो इक्वेटर के पास में जो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट में जो रीजन्स होते हैं वहां से ठंडी हवाएं
यहाँ आती हैं। These winds blow from the north and the south towards the equator. नॉर्थ और साउथ से ये हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं। At the poles, air is colder than that at latitudes about 60 degrees. तो पोल्स पे हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं in comparison to 60 degree latitudes. The warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes into to take its place. तो इन लैटिट्यूड से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और पोलर रीजन से ठंडी हवाएं यहाँ पर आती हैं इनका प्लेस लेने के लिए। In this way, wind circulation is set up from poles to the warmer latitudes. इस तरह से विंड सर्कुलेशन सेट हो जाता है किस किस के बीच में, पोल से गर्म लैटिट्यूड्स के बीच में, एज शोन इन द फिगर 8.8। आप फिगर देख सकते हैं। ठंडी हवाएं पोल्स पोलर रीजन से ऊपर नीचे से कहाँ आ रही हैं, इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। गर्म हवाएं पोल्स की तरफ जा रही हैं और ठंडी हवाएं पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। तो सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी, विंड करंट्स आर जनरेटेड। तो इसका हमने फर्स्ट किया था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, और विंड करंट्स आर जनरेटेड। तो इसमें हमने दूसरी सिचुएशन करनी है। दूसरी सिचुएशन है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. समर में क्या होता है, जो इक्वेटर के पास है जो लैंड है वो गर्म हो जाती है और वहां पे जो लैंड का टेम्परेचर है मोस्टली क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। तो लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां की हवा गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, उड़ जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड्स द लैंड। अब लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म होके जब ऊपर उठ जाएगी तो वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो उस स्पेस को लेने के लिए समुद्रों से, ओशियन से हवाएं आती हैं। इन हवाओं को मॉनसून विंड्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज मॉनसून विंड्स। द वर्ड monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season. मॉनसून हमारे देश का वर्ड नहीं, एक अरेबिक वर्ड है, ये दूसरे कंट्री का वर्ड है। मौसम, मौसम वर्ड से आया है मॉनसून, इसका मीनिंग है सीजन। इन विंटर, ये मैंने अभी अभी आपको समर के बारे में बताया। ओशियन से ठंडी हवाएं कहाँ आती हैं, लैंड पे आती हैं। विंटर में इसका अपोजिट हो जाता है। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। तो लैंड से ओशियन की तरफ हवाएं चलती हैं सर्दियों में। आई वॉन्ट टू नो वट दिस विंड डू फॉर अस। मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं। द विंड फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो हवाएं समुद्रों से आती हैं वो अपने साथ वाटर को लाती हैं और इससे बारिश होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मॉनसून विंड्स आती हैं, वाटर लाती है अपने साथ और बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। तो क्लाउड्स रेन लाते हैं और हमें हैप्पीनेस फील होती है। फार्मर्स हमारी कंट्री के अंदर ज्यादातर रेन पे डिपेंड करते हैं अपनी फसल के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स। बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं जो क्लाउड्स और रेन से रिलेटेड हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इन गानों को गा सकते हैं। इफ यू नो सच ए सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू। यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है, आप गा सकते हैं इसको।
roaring clouds across the sky tell us that monsoon is here। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि जैसे किसान है आकाश की तरफ देखते हैं, बादल गरजते हैं, सोचते हैं कि बारिश आएगी, क्योंकि उनकी जो क्रॉप है वो बारिश पे ही डिपेंड करती है। तो डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स, जब क्लाउड्स काले काले हो जाते हैं, फ्लॉट करते हुए दिखाई देते हैं, तो सोचता है किसान की रेन ड्रॉप्स तो आएंगी, रेन तो होगी। क्लाउड्स मेक लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड एंड इरिगेट फील्ड्स विद रेन। तो क्लाउड्स है, लाइटनिंग भी होती है उस टाइम, लाइटनिंग, ठीक है। और इससे किसान सोचता है कि हमारे फील्ड्स हैं, हमारे जो खेत हैं वहां पे सिंचाई हो जाएगी, पानी मिल जाएगा खेत फसल को। क्लाउड्स मेक अर्थ इज फ्रेगनेंस स्प्रेड व्हेन वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वास्ट क्लाउड्स फिल अप विद रेन। तो क्लाउड्स कहाँ से क्लाउड्स के अंदर पानी मोस्टली ओशियन से आता है। रेन टू ओशियन बैक एट लास्ट टू मिंगल विद ओशियन अगेन। जो रे आप पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का पता है आपको, जितना भी रेन के फॉर्म में जो पानी आता है धरती पे, वो दोबारा से ओशन में ही चला जाता है, मोस्टली पानी चला जाता है। तो इसी तरह से वाटर साइकिल चलता रहता है। तो ये दिखा रखा है फिगर 8.9 में, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। समर सीजन में क्या होता है, जो राजस्थान का डेजर्ट है वहां पे अनइवन हीटिंग की वजह से मॉनसून विंड्स जनरेट होती हैं, और ये क्या करती हैं, दीज कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन। और जो मॉनसून विंड्स हैं जो कि राजस्थान डेजर्ट से जनरेट हो रही हैं, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। आप मैप देख सकते हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है हमारा राजस्थान। तो यहाँ से जो विंड जनरेट हो रही है मॉनसून विंड्स, ये बहुत ज्यादा बारिश लाती हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन है वहां से ये बहुत सारा पानी लाती हैं और बारिश होती है। However, it is not always a happy ending। कभी कभी ये बारिश का होना हैप्पी एंडिंग नहीं होता, क्योंकि रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बारिश से कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। क्या आप कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं? यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आ जाती हैं, और फ्लड्स में मतलब लोग बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, उनके मकान हैं वो खराब हो जाते हैं, और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है सब नष्ट हो जाती है। In nature, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life। तो प्रकृति के अंदर कुछ situations ऐसी होती हैं जब आपदाएं आती हैं, और जिससे इंसानों को, पशुओं को और प्लांट लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है। Let us study two such situations। तो ऐसी ही हम दो situations को पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म्स होता है आंधी तूफान, और साइक्लोन्स होता है चक्रवात। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स।